हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री 12th में हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं कि कौन कौन से सवाल आप लोगों का हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे बारी बारी से। तो ये होगा आप लोगों का वीडियो नंबर 1। ठीक है, वीडियो नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, उसके बाद वीडियो नंबर 2 पर देखेंगे, उसके बाद 3 पर, मतलब एक एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों का 3-3 वीडियो बनने वाली है। ठीक है, कारण यह है कि आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर बहुत बड़ा बड़ा है और उतना यदि लंबा लंबा समझाया जाए तो एक वीडियो में संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको 3 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। सबसे पहले यदि पहला नंबर वीडियो पर बात करें, पहला नंबर प्रश्न के साथ जो आप लोगों के एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है, तो वह है आप लोगों का कि हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करना है। मतलब जो हड़प्पा वासी थे उनका जो है पश्चिमी देशों के साथ किस प्रकार का व्यवहार था या किस प्रकार का व्यापार किया जाता था, तो इसके बारे में हम लोगों को इसमें आंसर देना है। तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया विशेषकर मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंधों में अनेक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अनेक ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिससे हम लोग को पता चलता है कि पश्चिम देशियों के साथ जो है हड़प्पा का व्यापार हुआ करता था या मेसोपोटामिया के साथ स्पेशली व्यापार होता था। अब यदि हम लोग बात करें, कह रहे कि ये व्यापार स्थल एवं जल दोनों मार्ग से होता था। इस व्यापार का यदि बात करें तो ये स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था और निम्नलिखित पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा वासियों के पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को पुष्टि करते हैं। कुछ ऐसे प्रमाण भी मिले हैं जो पुष्टि करते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यापार हुआ करता था। देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को 1 नंबर में दिया गया है कि तांबे को संभवतः ओमान से मंगाया जाता था। तांबा जो है उसको ओमान से मंगाया जाता था। रासायनिक अध्ययनों से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा तथा ओमान के बर्तन से प्राप्त निकेल के अंश पाए गए हैं उसका उद्भव एक ही स्थान से है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ओमान में जो तांबे का जो बर्तन पाए गए हैं उसमें जो अंश पाए गए हैं, मतलब निकेल के जो अंश पाए गए हैं वो वाला भाग, और हड़प्पा में जो पाए गए हैं उसमें भी निकेल के अंश दोनों लगभग समान है। और इससे हम लोगों को ये प्रतीत होता है या हम लोगों को ये पता चलता है कि ओमान के साथ व्यापार होता था। दूसरा यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि ओमान में एक हड़प्पा का एक जार प्राप्त हुआ है। इसमें काली मिट्टी की परत चढ़ी हुई है। ओमान में एक हड़प्पा का एक जार प्राप्त हुआ है जिस पर काली मिट्टी चढ़ी हुई है और ये हड़प्पा वासियों के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध की पुष्टि करता है। तो ये जो जार मिला है हड़प्पा का, तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि ओमान के साथ क्या होता था, व्यापार होता था, इसलिए वहाँ पर यह पाया गया है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा वासियों के शिल्प कार्य के लिए ईरान एवं बलूचिस्तान से चांदी आता था। हड़प्पा का यदि बात करें तो शिल्प कार्य के लिए ईरान से और बलूचिस्तान से चांदी आता था। सीसा ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। सीसा का यदि बात करें तो ईरान से और अफगानिस्तान 2 जगह से मंगाया जाता था। ठीक है, आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा वासियों के बाट, मुहरे, पासे तथा मनके पश्चिम एशिया के कई स्थानों से मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता एवं सुदूर देशों के व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि मेसोपोटामिया से प्राप्त कई लेखों में मगान एवं मेलुहा नामक स्थान जो हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था। यदि मेसोपोटामिया का कई लेख का बात करें तो जिसमें मगान शब्द का इस्तेमाल किया गया है या मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो हड़प्पा के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इससे लाए गए उत्पादों की चर्चा है। मतलब मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया के कुछ लेख मिले हैं उसमें हड़प्पा से कुछ सामानों को लेकर के जाया गया है और उसी का चर्चा किया गया उनके लेख पर। कह रहा है कि इन उत्पादों में लाजबर्द मणि, सोना, तांबा और कई प्रकार के लकड़ियाँ शामिल है। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा के मोहरों में पानी जहाज एवं नाव के चित्र मिले हैं। हड़प्पा के मोहर पर यदि बात करें तो पानी जहाज और मोहर दोनों का पानी जहाज और नाव दोनों का चित्र मिले है और इससे ये पता चलता है कि वो लोग समुद्र व्यापार करते थे और ये समुद्र की ओर दर्शाता है। साथ ही साथ करें मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है और मेसोपोटामिया का यदि लेख बात करें तो उसमें जो है मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है और मेलुहा जो है वो लोग हड़प्पा सभ्यता के लिए किया करते थे। ठीक है, उसके साथ यदि अगला प्रश्न देखें जो हम लोगों का है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। ठीक है, यह भी प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इस पर हम लोग यदि चर्चा करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृदेवी की पूजा पर आधारित थी। यदि हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था, तो मातृदेवी
पर आधारित थी, मतलब वे लोग मातृ देवी का पूजा पाठ किया करते थे। खुदाई में बहुत संख्या में नारियों की मूर्ति मिली है। इसमें यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी की उपासना किया करते थे। और जब खुदाई की गई तो खुदाई के दौरान जो है बहुत अधिक संख्या में मूर्तियाँ मिली, और जो कि मातृ देवी की, मतलब देवी की मूर्ति मिली है, जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि मातृ देवी की पूजा अर्चना किया जाता था। आगे बात करें कि हड़प्पा वासी मातृ देवी के साथ ही देवताओं की भी पूजा किया करते थे। वे लोग जो है मातृ देवी के साथ साथ जो है देवताओं का भी पूजा किया करते थे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी, मतलब मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि वे लोग उनको मातृ देवी को और देवताओं को बलि चढ़ाया करते थे। ठीक है, जानवरों की ज़्यादातर बलि चढ़ाई जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। साथ ही साथ कह रहे हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई होगी, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। वे लोग जो है पूजा पाठ करने के लिए धार्मिक इमारत वगैरह बनाए होंगे, परंतु जो है इसका कोई प्रमाण, मतलब मंदिर का कोई प्रमाण ऐसा मिला नहीं है। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा पर बैठा हुआ है, जिसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है। साथ ही साथ यदि बात करें तो इसमें बताया जा रहा है पशुपतिनाथ वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की भी पूजा की जाती थी। यदि बात करें तो उस टाइम तो पशुपतिनाथ का पूजा किया जाता था, वृक्ष का, लिंग का, योनि का और पशु आदि का पूजा किया करते थे। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि वृक्ष पूजा काफ़ी प्रचलित थी। उस टाइम जो है वृक्ष पूजा जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। और कह रहे हैं इसी काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वास पर विश्वास किया करते थे। वे लोग जो है जादू टोना जो है, भूत प्रेत, अंधविश्वास और जो है इस सभी पर विश्वास किया करते थे। साथ ही साथ कह रहे हैं वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज धारण करते थे। वे लोग जो बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज धारण किया करते थे। हड़प्पा वासी कुबड़ वाला सांड की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पा वासी का यदि बात करें तो वे लोग कुबड़ वाला सांड का भी पूजा किया करते थे। ये लोग पक्षियों की भी पूजा किया करते थे। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा वासियों की ही देन है, और स्वास्तिक चिन्ह का यदि बात करें तो संभवतः यह हड़प्पा वासियों का ही देन माना गया है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न पर बात करें जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार पर एक टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से प्राप्त जो स्नानागार है उस पर आप लोगों को टिप्पणी करने के लिए बुलाया गया है। ठीक है, इसमें हम लोगों का बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है, जिसका जलाशय दुर्ग के किले में स्थित है। यदि मोहनजोदड़ो का बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग है, दुर्ग का किले में जो है एक स्नानागार, बहुत ही बड़ा स्नानागार उपलब्ध है, जिसका उपयोग यदि देखा जाए तो ज़्यादातर जो है धार्मिक पूजा पाठ के समय ही किया जाता था। साथ ही कह रहा है कि उत्तम कोटि के पक्की ईंटों का बना विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। यदि बात करें तो उत्तम कोटि का पक्की ईंटों से उसको बनाया गया था, और कह रहा है कि स्थापत्य कला का भी तो वो बहुत ही सुंदर है। साथ ही साथ कह रहा है कि यह जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा है। ठीक है, इसके दोनों किनारे पर अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भागों में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। इसका यदि बात करें उत्तरी और दक्षिणी दिशा की ओर, तो इधर क्या बना है, सीढ़ी बना हुआ है। और स्नानागार, साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। इसके 3 और कमरे बने हुए थे। ठीक है, तो स्नानागार का यदि बात करें तो फर्श जो है पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसके यदि बात करें 3 और कमरे बने हुए थे। इसमें से एक में एक बड़ा कुआं था, और इसमें यदि बात करें तो एक में जो है बड़ा कुआं भी था, जिससे जलाशय में पानी आता था। जिससे क्या होता था, जलाशय में पानी आता था, मतलब पानी उसी से भरा जाता था। आगे बताया जा रहा है हम लोगों को कि जलाशय का पानी निकालने के लिए एक नाली था, और जलाशय का पानी को भी निकालने के लिए एक नाली था। ठीक है, निकालने के लिए। इसके साथ साथ कह रहा है कि इसके उत्तर में एक गली से दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार बने हुए थे। और इसके दूसरे गली में यदि बात करें, इसमें कह रहा है कि 8 स्नानागार बनाया गया था, मतलब बाथरूम बोल सकते हो। इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता होगा। ठीक है, कह रहा है कि जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक
आवश्यक अंग है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ साथ हिस्ट्री में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछा गया है, तो उन सभी को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।